हे दोस्तों, स्वागत है आपका एच एजुकेशन में। मेरा नाम है सचिन यादव और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विपिन चंद्रा के बुक से आधुनिक भारत का इतिहास हम शुरू कर रहे हैं। तो इसका हम परिचय देखेंगे आज चैप्टर फर्स्ट का, जिसका नाम है 18वीं सदी में भारत और समाज। ठीक है। सॉरी। तो 18वीं सदी सॉरी दोस्तों, तो फिर आधुनिक भारत हमारा कब से शुरुआत होता है? तो आधुनिक भारत की शुरुआत हमारी होती है 1707 के औरंगजेब के मृत्यु के बाद हमारे आधुनिक भारत जो होता है वो चालू होता है। तो इसमें जानेंगे हम कि आधुनिक भारत के दौरान भारत में राज्य और समाज जो थे वो कैसे थे। तो दोस्तों यही शुरुआत हम करते हैं। देखो, आधुनिक भारत जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद जो मुगल साम्राज्य था वो पतन की ओर अपना चला गया था। मुगल साम्राज्य पतन की ओर चला गया था। तो इससे क्या होता है कि इसके साथ साथ ना स्थानीय जो राजनीति होती है वो आर्थिक और शक्तियाँ जो स्थानीय तौर पर जो छोटे छोटे राज्य थे वो ना क्या होता है कि अपना अपना सर उठाने लग गए थे। ठीक है, अपना दबदबा बढ़ाने लग गए थे। 17वीं सदी के अंत और उसके बाद की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आया था। ठीक है ना, 17वीं सदी के बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद जब राजनीति चालू होती है ना, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। क्योंकि इसी समय दोस्तों देखो, अंग्रेज भी आ गए थे, भारत में एंटर कर गए थे। ठीक है, तो उसमें उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव आ गया था। ठीक है, और 18वीं सदी के दौरान बिखरे हुए मुगल साम्राज्य और उसकी खंडित राजनीतिक व्यवस्था पर बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां उठ खड़ी हो गई। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों, 18वीं सदी में बिखरे हुए मुगल साम्राज्य में बड़ी संख्या में स्वतंत्र और अर्ध स्वतंत्र शक्तियां जो थी वो खड़ी हो गई। कौन कौन सी शक्तियां थी इसमें? एक तो बंगाल हो गया, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, मराठा, इन सब ने अपना जो प्रभुत्व था वो बना लिया था। ठीक है, और इन्होंने मुगलों को हराकर अपना प्रभुत्व बना लिया था, जिसमें बंगाल हो गया, अवध हो गया, हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, मराठा हो गया। इन लोगों ने अपना दबदबा बनाया और अंग्रेजों को अपना राज्य स्थापित करने के लिए, अपना प्रभुत्व बनाने के लिए इन्हीं बड़ी बड़ी शक्तियों से लड़ना पड़ा था। क्लियर है यहाँ तक? और कुछ राज्य जैसे कि अवध और हैदराबाद को उत्तराधिकारी वाले राज्य कहा जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से राज्य को उत्तराधिकारी वाले राज्य कहा जाता है? तो अवध और हैदराबाद को उत्तराधिकारी वाले राज्य कहा जाता है। ठीक है ना। मुगल साम्राज्य की केंद्रीय शक्तियों में कमजोरी और मुगल प्रांतों के गवर्नरों को ना ज़्यादा स्वतंत्रता दे दिया गया था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के प्रांतों और गवर्नरों को ज़्यादा स्वतंत्रता दे दिया था। बाद में इन्हीं ने क्या किया था, तख्ता पलट कर अपने नए राज्य बना लिए थे। ठीक है ना। तो पहले तो वो आ जाएंगे अवध, हैदराबाद, मैसूर। ठीक है, इनको उत्तराधिकारी वाला राज्य कहा जाता था। दूसरी ओर आ जाते हैं मराठा। ठीक है, दूसरी ओर कौन से आ जाते हैं? तो मराठा। मराठा, अफगान, जाट, पंजाब, इन सभी राज्यों का जन्म जो हुआ था ना, वो स्थानीय किसानों और सरदारों और जमींदारों ने विद्रोह कर दिया था। किसके खिलाफ? तो मुगल शासन के खिलाफ। तो इसी दौरान इन सभी शक्तियों का जन्म होता है। किसका किसका? तो मराठा, अफगान, जाट, पंजाब, इन सभी का जन्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट मैंने समझा दिया उत्तराधिकारी वाले। दूसरे ये जो जमींदारों ने मुगल के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, उसके दौरान मराठा, अफगान, जाट, पंजाब, इनका जन्म होता है। तीसरे में आ जाएंगे दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व के समुद्री इलाके और उत्तर पूर्व के इलाके शामिल थे। ठीक है, जिनका जन्म होता है। ठीक है ना। तीसरा समझ में आ गया आपको? तो मुगल सम्राट के नाम मात्र की सर्वोच्चता स्वीकार कर, ये जो तीसरे लोग थे, तीसरे कैटेगरी में कौन कौन से थे? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और समुद्र के इलाके और पूर्व और उत्तर पूर्व के इलाके, इन्होंने क्या किया था? तो मुगलों का नाम मात्र का जो सत्ता थी, जो मुगलों का नाम मात्र का सर्वोच्चता स्वीकार कर अपना राज्य स्थापित कर रखा था। इन्होंने अपना दबदबा बनाए रखा था। तो 18वीं शताब्दी के सभी राज्यों के शासकों ने अपने पद को वैधता प्रदान कर दी थी। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? इनमें से लगभग सभी ने इनमें से लगभग सभी ने मुगल शासन के तौर तरीकों को अपनाया था। मतलब जितने भी तीन कैटेगरी मैंने बताया, पहला उत्तराधिकारी वाला, दूसरा जो था वो मराठा, अफगान, जाट, पंजाब आ गए, और तीसरा था उत्तर पश्चिम और उत्तर दक्षिण। ठीक है, तो इन सभी कैटेगरी वाले जो राज्य थे
इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने मुगलों का शासन जैसे मुगल शासन करते थे ना, उसी शासन पद्धति को अपनाया था। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, उसी शासन पद्धति को अपनाया था। और एक मिनट, हाँ, सभी ने मुगल शासन के तौर तरीके और उसकी पद्धति को अपनाया था। उत्तराधिकारी वाले जो क्षेत्र थे वो मुगलों के तहत काम किया था। जो उत्तराधिकारी वाले क्षेत्र थे, कौन से उत्तराधिकारी वाले क्षेत्र थे, तो अवध, हैदराबाद, इन्होंने वैसे ही काम किया जैसे मुगल काम कर रहे थे। लेकिन जो दूसरे थे, जैसे कि अफ़गान हो गए, जाट हो गए, मराठा हो गए, ये इन्होंने मुगलों की पद्धति में थोड़ा सा बदलाव किया था। ठीक है ना, इन्होंने अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ा था शासन चलाने के लिए। और उसके बाद क्या किया, इन्होंने मुगलों का सिर्फ एक ही व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है ना, इन्होंने मुगलों का एक ही व्यवस्था को अपनाया था। जिस तरह से मुगल जो थे वो अपना कर कलेक्ट करते थे, जो अपना टैक्स कलेक्ट करते थे, उन्होंने बस उसी व्यवस्था को, राजस्व व्यवस्था को अपनाया था। ठीक है ना, और इन राज्यों के शासकों ने शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों और छोटे छोटे अधिकारियों को और सरदारों को और जमींदारों की ताकतों को कम कर दिया था। क्योंकि देखो, मुगलों के कहीं ना कहीं पतन का एकमात्र कारण ये था कि उन्होंने अपने अधिकारियों को ज़्यादा जो था अधिकार दे दिया था, और बाद में उसी के अधिकारी जो क्या करते थे, तो वो सत्ता पलट कर देते थे। तो यही देखकर इन्होंने क्या किया था, तो छोटे छोटे अपने सरदार हो गए, छोटे छोटे अपने अधिकारी हो गए और जमींदार हो गए, इनकी ताकतों को कम कर दिया था। ठीक है ना। राज्यों में राजनीतिक और अधिकारों का विकेंद्रीकरण किया गया। राज्यों में राजनीति चलाने के लिए क्या क्या शक्तियों को बांटा गया। ठीक है, सरदार, जागीरदारों और जमींदारों को इस राजनीतिक और जो ये व्यवस्था अपनाया गया ना, जो ये नए नए राज्य थे, इन्होंने अपनी राजनीति को चलाने के लिए जो शक्तियों का विकेंद्रीकृत किया। और इससे क्या होता है, तो छोटे छोटे जो सरदार थे, जो जागीरदार थे, जो जमींदार थे, इनको इस बदलाव से क्या होता है, तो राजनीतिक और आर्थिक लाभ हुआ। क्लियर? इन राज्यों की राजनीति जो थी वो गैर सांप्रदायिक थी। ठीक है ना, ये भेदभाव नहीं करते थे, संप्रदाय के आधार पर इनकी राजनीति नहीं थी, धर्मनिरपेक्ष की राजनीति करते थे। ठीक है ना, किसी भी मतलब जो था, किसी भी धर्म को छोटा बड़ा धर्म नहीं बताते थे। ये लोग सभी को एक नज़र से देखते थे, कोई भेदभाव नहीं करते थे किसी के साथ। तो इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो ऐसे ये लोग राजनीति कर रहे थे। ठीक है ना, ये शासक जो थे वो धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करते थे। ठीक है ना, 18वीं सदी में प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था में जो भी अव्यवस्था फैली थी 18वीं सदी में, उसका जो था कौन कारण था, तो ब्रिटिश का हस्तक्षेप था, जिसकी वजह से 18वीं सदी में अर्थव्यवस्था में और शासन में अव्यवस्था फैली थी। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, तो ये सब पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। क्लियर है? और इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को, जैसे कि देखो, इन राज्यों ने 17वीं सदी में जो था, 18वीं सदी में जो था, जो भी भारत में अव्यवस्था फैली, उसका एकमात्र कारण थे ब्रिटिश का हस्तक्षेप हो गया था भारत में। और 17वीं सदी में जो भी आर्थिक संकट हुआ था ना, इन राज्यों ने उसको अच्छे से रोक नहीं पाया। ठीक है ना, इनमें से सभी राज्य जो थे वो क्या थे, वो कर उगाने में लग गए थे। वो लोग सिर्फ टैक्स ही लेते थे, कुछ आधुनिक काम नहीं करते, जैसे कोई आधुनिक फैक्ट्री नहीं लगा रहे थे, कोई आधुनिक और कुछ काम नहीं कर रहे थे। ये लोग सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड थे, किस पे, तो वो था टैक्स। ठीक है ना, सिर्फ किसान जो था, किसान बेचारा जो था वो अपना फसल उगाता था, और ये जाके किसानों से टैक्स ले लेते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, क्या हुआ, तो सिर्फ ये इनका एक ही मात्र सहारा था, टैक्स। और इन्होंने कुछ 18वीं सदी में, 17वीं सदी में कुछ भी नहीं किया था। क्लियर दोस्तों यहाँ तक? और कृषि से होने वाली आमदनी के लिए वे लगातार आपस में झगड़ते रहते थे। ये जो राज्य थे ना, वो कृषि से जो आमदनी होती थी, वो उससे जो टैक्स इनको मिलता था, वो उसको लेकर आपस में ही झगड़ते रहते थे। ठीक है ना, जहाँ इन राज्यों ने आंतरिक व्यापार को ठप नहीं होने दिया, जो इनके राज्य में व्यापार होता था उसको बंद तो नहीं होने दिया था इन राज्यों ने, लेकिन इन्होंने क्या किया था, विदेशों से व्यापार भी नहीं किया था, जिसका एकमात्र जो कारण बनता है इनकी असफलता का। ठीक है ना दोस्तों, और ये अपने राज्यों में नई औद्योगिकी, ठीक है ना, नई टेक्नोलॉजी और वाणिज्यिक ढांचे को
नहीं बदल पाए थे, ठीक है ना। इन्होंने वही पुराना जो इनका किस्सा चला आ रहा था सदियों से, उसी को चला रहे थे, कुछ नया बदलाव नहीं कर रहे थे, जिसके वजह से इनका जो था वो ये असफल हो गए, ये अंग्रेजों से हार गए। तो इसी चैप्टर के बारे में हम दोस्तों पढ़ेंगे, जानेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है दोस्तों, तो मज़ा आएगा पढ़ने में। आप हमें सपोर्ट करिए, आप हमारे चैनल को शेयर करवाइए, ठीक है ना दोस्तों, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से हमें प्रोत्साहन होता है, ठीक है ना। और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। देखो नया नया परिवार शुरू किया है, तो देखो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब तो करवाना पड़ेगा। भरोसा रखिए, हम आपके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। जिस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनवाना चाहेंगे, आप वो बनवा सकते हैं दोस्तों। तो बस ये छोटी सी हेल्प थी आपके लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, और धन्यवाद फॉर देखने के लिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके सुझाव दीजिए कि क्या बदलाव की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।